तो समर स्लैम की नाइट 1 को स्टील करने के बाद सेथ रॉलिंस और उनकी द विजन ने रोमन रेंस और सीएम पंक को कर दिया है भाई पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय। एंड रोमन रेंस के जूते को भाई एक बार फिर से चुरा लिया गया है ब्रॉन्सन रीड द्वारा। क्या क्या हुआ है आज मंडे नाइट रॉ पर करते हैं पूरे रॉ आफ्टर समर स्लैम के बारे में बात। सो हे बडीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। तो सबसे पहले जो आज शो किक ऑफ होता है वो होता है भाई द न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस और उनकी स्टेबल द विजन के साथ। अब द विजन इन स्टेबल का नाम रख दिया गया है। कुछ टाइम पहले से अपडेट आ ही गई थी कि द विजन करके डब्ल्यूडब्ल्यूई ने नाम को ट्रेडमार्क कर लिया है और अब ऑफिशियली आज उन्होंने रॉ में भी अपने आप को द विजन करके बुलाया है। तो द विजन रहने वाला है स्टेबल का नाम। अब पूरी स्टेबल शो पर होती है और प्रोमो कट वहां पर ऑफ कोर्स पॉल हेमन शुरुआत करता है जहां पर वो एड्रेस करते हैं और अपने आप को वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बुला देते हैं और उसके बाद फिर वो ब्रॉन ब्रेकर ब्रॉन्सन रीड दोनों को प्रेज करते हैं। देन सेथ रॉलिंस के बारे में भी वो बताते हैं कि किस तरीके से उन्होंने सीएम पंक से टाइटल को स्टील कर लिया। उन्होंने ओटीसी के बारे में बताया कि भाई रोमन रेंस भी पिछले एक साल से भी ज्यादा से मतलब चैंपियन नहीं है। एंड उसके बाद उन्होंने वो रेसलमेनिया 41 वाली जो मेन इवेंट थी नाइट 1 की जहां पर सेथ रॉलिंस ने चैंपियनशिप को स्टील करा था, यानी कि चैंपियनशिप वो जीते थे, उसके बारे में बात करते हैं कि भाई उसने चैंपियनशिप को स्टील करा और तुमने इसको सीएम पंक और ओटीसी के चैन से जो है वो इसके ऊपर टर्न करा था, यानी कि ऑडियंस को वो बोलते हैं ये बात। एंड देन फिर लास्ट में वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि नेवर एवर डाउट सेथ फ्रिकिन रॉलिंस अगेन। उसके बाद सेथ फ्रिकिन रॉलिंस बोलते हैं कि इस वक्त वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन सीएम पंक नहीं है, रोमन रेंस भी इस वक्त वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं है और वो है इस वक्त वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। उसके बाद वो अपनी कैश इन के बारे में बताते हैं, अपनी इंजरी के बारे में बताते हैं कि भाई सिर्फ 2 ही ऐसे लोग थे जिनको इस इंजरी के बारे में पता था, यानी कि ये फेक है, मतलब ये काम है, इसको बारे में सिर्फ 2 ही लोगों को पता था। एक था उनकी वाइफ ऑफ कोर्स बेकी लिंच एंड एक पॉल हेमन। इन दोनों के अलावा भाई किसी को भी इस बारे में नहीं पता था। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स अपने स्टेबल को द विजन करके एड्रेस करते हैं एंड वहां पर हमें देखने को मिलते हैं शॉकिंगली एलए नाइट, क्योंकि ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एलए नाइट की वहां पर एंट्रेंस होगी या फिर वो आएंगे वहां पर, बट एलए नाइट वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद एलए नाइट अपनी और सेथ रॉलिंस के मैच के बारे में बात करने लग जाते हैं कि किस तरीके से सेथ रॉलिंस ने इजी वे आउट ढूंढा। वो चाहते थे कि सेथ रॉलिंस को इस मैच में वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करें, पर वो ऐसा कर नहीं पाए क्योंकि सेथ रॉलिंस ने वहां पर अपनी इंजरी की बात कर दी। उसके बाद उसने उनका फिनिशर भी खाया बट वो पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। एंड देन उसके बाद एलए नाइट जो है वो सेथ रॉलिंस को चैलेंज कर देते हैं उसी रॉ के लिए कि भाई आज ही तू मेरे को फेस कर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। एंड सेथ रॉलिंस पहले तो मना कर देते हैं कि नहीं भाई आज नहीं। एंड देन वहां पर हमें देखने को मिलता है एडम पेयर्स आते हैं और एडम पेयर्स इस मैच को ऑफिशियल कर देते हैं आज की मेन इवेंट के लिए। अब मेन इवेंट में हमें इन दोनों का मैच देखने को मिलता है जहां पर मैच ये चल ही रहा होता है, डिस्ट्रॉय किया जा रहा होता है भाई एलए नाइट को, बट वहां पर इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलती है सीएम पंक की। सीएम पंक आते हैं और वो सेथ रॉलिंस के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस चीज को देखकर भाई एलए नाइट बिल्कुल भी खुश नहीं थे बिकॉज मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से एंड कर दिया जाता है। एंड उसके बाद फिर एलए नाइट जो है सीएम पंक को पकड़ रहे हैं कि भाई तू मतलब ये क्यों आ रहा है बीच में, मेरा मैच क्यों खराब कर रहा है, बट सीएम पंक बिल्कुल ही इग्नोर कर देते हैं एलए नाइट को क्योंकि उनका फोकस था भाई पूरा सेथ फ्रिकिन रॉलिंस के ऊपर। बट वहां पर सीएम पंक को ब्रॉन ब्रेकर की तरफ से पड़ जाती है स्पेयर। मैच के लिए बैंड होते हैं ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर, बट जब ये मैच खत्म हो जाता है डिस्क्वालिफिकेशन के साथ सीएम पंक के इन्वॉल्वमेंट के साथ, तो फिर ब्रॉन ब्रेकर आकर स्पेयर लगाते हैं सीएम पंक के ऊपर। ब्रॉन्सन रीड भी वहां पर होते हैं तो नंबर्स एडवांटेज वहां पर ऑफ कोर्स होता है विजन के पास एंड सीएम पंक को वो कर देते हैं साइड। एंड सीएम पंक के साथ साथ एलए नाइट के ऊपर भी भाई अटैक कर देते हैं, एलए नाइट को भी कर दिया जाता है साइड अपने फिनिशर्स वगैरह के साथ। दोनों के ऊपर कर्ब स्टॉर्म लगाते हैं सेथ रॉलिंस एंड वहां से वो वॉकआउट कर ही रहे होते हैं एंड लग रहा होता है कि भाई शो तो यहाँ पर खत्म हो गया है, बट वहां पर हमें देखने को मिलते हैं रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है। रोमन रेंस आते हैं भाई नई टी शर्ट के साथ जो कि बहुत ही कूल लग रही थी एंड उसके बाद फिर रोमन रेंस करते हैं भाई अटैक एंड रोमन रेंस भाई तीनों को साइड कर देते हैं और लग रहा होता है कि भाई अब तो मतलब स्टैंड टॉल रोमन रेंस यहाँ पर करेंगे। एंड रोमन रेंस पंचेस पे पंचेस लगा रहे होते हैं ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, पर वहां पर भाई सेथ फ्रिकिन रॉलिंस एक बहुत ही कमाल की कर्ब स्टॉर्म लगाते हैं रोमन रेंस के ऊपर जो कि किसी ने भी देखी नहीं थी भाई ये कर्ब स्टॉर्म यहाँ पर पड़ने वाली है इस पॉइंट पे। तो वो बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग स्पॉट डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बुक किया और कॉस फिर कर्ब स्टॉर्म लगने के बाद रोमन रेंस भी साइड हो जाते हैं, बट देन उनके ऊपर भाई एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 सुनामी लगाते हैं ब्रॉन्सन रीड एंड यहीं तक नहीं रुकते हैं ब्रॉन्सन रीड भाई रोमन रेंस के जूते एक बार फिर से निकाल लेते हैं और एक बार फिर से उनके जूते उन्होंने चुरा लिए हैं। द ट्राइबल चीफ नहीं बल्कि उनको द ट्राइबल थीफ करके बुलाया जा रहा है एंड भाई रोमन रेंस के स्नीकर्स वो चुरा रहा है स्टोरी लाइन में, पर मुझे लगता है रोमन रेंस पीछे उसको जरूर पकड़ेगा, भाई मेरे महंगे जूते हैं यार, तू कहां से उठा के ले जा लेता है। तो एक वहां पर अलग सी चीज चल रही है कि वो उसके जूते चुराया जा रहा है, ये दूसरा जूते का पैर चुराया है रोमन रेंस का। तो आई थिंक अब रोमन रेंस को नंगे पैर खेलना पड़ेगा या तो उसको सस्ते वाले जूते पहन के आने पड़ेंगे क्योंकि ये महंगे स्नीकर्स जो वो पहन के आ रहा है ये तो ब्रॉन्सन रीड चुरा के ले जा रहा है और ब्रॉन्सन रीड भाई अच्छा खासा कलेक्शन लग रहा है बना लेगा क्योंकि रोमन रेंस के पास तो तगड़े तगड़े स्नीकर्स है जो हम देखते हैं कि जब वो आते हैं तो उनके जो स्नीकर्स हैं वो बहुत ही कूल है। हर बार जब भी वो आते हैं तो लग रहा है ब्रॉन्सन रीड अच्छी खासी कलेक्शन यहाँ पर बना रहा है रोमन रेंस के स्नीकर्स की। फिर यहाँ पर ये जो सेगमेंट है और ये जो शो है ओवर हो जाता है तो इसका मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो इसी डायरेक्शन में जा रही है जहाँ पर रोमन रेंस
रोलिंस और सीएम पंक दोनों विजन के अगेंस्ट जाने वाले हैं। जे उसो की यहाँ पर मैंने इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी है, तो देखते हैं WWE आगे किस तरीके से इसको बुक करने वाली है। एले नाइट भी पिक्चर में अभी हैं या फिर वो साइड होंगे, मतलब क्या दिखाने वाली WWE आगे। आई थिंक इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन ये लग रही है। नाउ इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग सेगमेंट आज हमें शो पर देखने को मिलता है। ड्रैगन ली चैलेंज कर देता है डोमिनिक मिस्टीरियो को, जिसको डोमिनिक एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद जब ये मैच इन दोनों का चल रहा होता है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वहां पर चीज देखने को मिलती है, जब 3 एल ग्रैंडे अमेरिकानो एक साथ आज शो पर अपेयर हुए। ड्रैगन ली के मैचेस में वो इंटरप्ट वगैरह कर ही रहे हैं, तो आज ड्रैगन ली को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए पहले तो एक एल ग्रैंडे अमेरिकानो आया, फिर उसके बाद दूसरा वाला आ गया, फिर उसके बाद तीसरा वाला भी आ गया, और एक ही मोमेंट में ये सारे आए थे। तो पहली बार ऐसा हुआ कि तीनों एक ही साथ आ गए एंड पूरी दुनिया को उन्होंने दिखा दिया कि 3 है। वैसे तो सबको पता ही था, बट के फेब के हिसाब से अगर आप जाओ, स्टोरी लाइन के हिसाब से जाओ, तो फिर तीनों एक साथ जो है वो पहली बार अपेयर हुए, जिसकी एडवांटेज ऑफ कोर्स डोमिनिक को मिल रही थी एंड डोमिनिक जो है वो इस मैच को जीत जाते हैं इन सारी डिस्ट्रैक्शंस के साथ। एंड देन मैच खत्म होने के बाद भी डोमिनिक अटैक कंटिन्यू रखते हैं ड्रैगन ली के ऊपर, पर वहां पर एजे स्टाइल्स देखने को मिलते हैं एंड एजे स्टाइल्स फिर उसी जूते से, यानी कि जो डोमिनिक वाला जूता है उससे अटैक करने वाले होते हैं डोमिनिक के ऊपर, बट डोमिनिक वहां से निकलकर भाग जाते हैं। तो आई गेस जूतों वाली स्टोरी लाइन्स मतलब चल रही है हर तरफ एंड जूतों का स्टॉक मुझे लग रहा है अच्छा खासा, मतलब अच्छे खासे महंगे जूते बिकने वाले हैं। WWE अगर जूते भी लगा दे इस पॉइंट पे अपने मर्चेंडाइज में कि हाँ भाई लो सुपरस्टार्स के जूते भी खरीदिए तुम, तो इस वक्त अच्छी खासी बिक्री होने वाली है WWE की अगर ऐसा करती है तो। इसके अलावा निकी बेला और बेकी लिंच का एक प्रोमो सेगमेंट भी देखने को मिलता है, तो यहाँ से क्लियर है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप जो है वो WWE इन दोनों के बीच में करवाने वाली है मैच या फ्यूड। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन यहाँ पर निकी बेला इस पूरे प्रोमो सेगमेंट में बोलती है। वैसे तो मतलब फीमेल वाले प्रोमो मुझे कोई इतने खास पसंद आते नहीं है, बट निकी बेला बेकी लिंच को एक इंटरेस्टिंग लाइन बोलती है, जब वो बोलती है कि सेथ रॉलिंस की तरह तू भी मतलब झूठी ही है एंड तुम दोनों में बस इतना फर्क है कि उसका जो झूठ है वो हम सबने मतलब यकीन मान लिया वो सच, एंड तेरा जो झूठ है वो ऑफ कोर्स दिख जाता है बहुत ही इजीली। तो ये चीज वो वहां पर कंपेयर कर रही होती है। एंड देन फिर बेकी लिंच इसके जवाब में जो काउंटर मारती है भाई वो नेक्स्ट लेवल होता है। उसके बाद वो बताती है इसका जवाब देते हुए कि मेरे हस्बैंड के बारे में और मेरे बारे में मत बोल, बिकॉज हम दोनों WWE के हॉटेस्ट कपल हैं। बट फिर वो निकी बेला को बोलती है कि एक सेकंड यार, ये तो तेरे लिए भी हम बोल सकते थे, एक पॉइंट पर तू भी हॉटेस्ट कपल तेरा भी हो सकता था WWE का। ऑफ कोर्स आपको बताइए कि उनका और जॉन सीना का रिलेशन था, तो उसी को टॉन्ट करते वो ये लाइन बोलती है। एंड फिर वो वहां पर बोलती है कि ओ एक सेकंड नाउ यू कांट सी हिम। और भाई ये लाइन और जिस तरीके से डिलीवर किया उन्होंने जो भी था मतलब बहुत ही क्रेजी था एंड पूरा जो क्राउड था भाई होली शिट के चैंट से लगाने लग जाता। मतलब लिटरली आप जब प्रोमो में कोई सामने वाले को कोई चीज बोलो उसके बाद अगर क्राउड होली शिट के चैंट्स लगा रहा है तो समझ लो भाई कितनी नेक्स्ट लेवल चीज बोल दी है। बिलो द बेल्ट हो सकती है, बट आई थिंक शायद निकी बेला को पता होगा कि ये चीज आ रही है, तो एग्री उन्होंने करा ही होगा ये चीज के लिए, तभी ऐसा बोला गया है। बट आई थिंक वो बहुत ही इंसेन था। तो स्टोरी लाइन दोनों की स्टार्ट होगी एंड आई थिंक इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इस स्टोरी लाइन को भी देखने में। इसके अलावा शीमस और रूसेफ वाली फ्यूड तो चल ही रही है, यहाँ पर भी दोनों का मैच होता है। डबल काउंट आउट से मैच जो वो एंड हो जाता है, तो WWE क्लियर विनर नहीं दिखा रही है, मतलब ड्रैग कर रही है स्टोरी लाइन को। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई, बट मेरे को किक नहीं हो रही है। मतलब स्टोरी लाइन को देख तो रहे हैं और दोनों भाई तगड़े सुपरस्टार्स भी हैं। अगर स्टोरी लाइन से पहले मुझे बताते कि इन दोनों की स्टोरी लाइन होगी तो मैं बोलता यार मजा आएगा, बट ऐसा हो नहीं रहा है। आई डोंट नो क्या है, बुकिंग की कोई प्रॉब्लम है, दोनों में से कोई अच्छा नहीं कर रहा है, क्या इशू है मुझे नहीं पता, बट मेरे को इतना मजा नहीं आ रहा है दोनों की स्टोरी लाइन्स में जितने हफ्तों से ड्रैग की जा रही है। आई डोंट नो व्हाई। बाकी शो पर और कुछ खास था नहीं टू बी ऑनेस्ट, बस अगर आप ये मेन इवेंट वाली चीज को हटा दो, ये सेथ रॉलिंस रोमन सीएम पंक वाली, तो इसके अलावा शो पर बाकी कुछ इंटरेस्टिंग था नहीं टू बी ऑनेस्ट। तो बहुत ही हल्का शो था, समर स्लैम के बाद का ही रॉ था, तो आई थॉट कि WWE इसको अच्छा बुक करेगी, कुछ अच्छी स्टोरी लाइन स्टार्ट होगी, कुछ मजा आएगा शो में, बट वैसा था नहीं। मतलब बहुत ही सिंपल ये शो रहा, ऐसा लगा नहीं कि समर स्लैम के बाद का ये शो है, मतलब सीरियसली ऐसा लगा नहीं। अदरवाइज होता ये कि मजा आता है जब समर स्लैम जैसे इवेंट के बाद कोई शो स्टार्ट होता है या रेसलमेनिया के बाद शो आता है तो मजा आता है, बट यहाँ पर था नहीं। बट जो स्मैकडाउन होने वाली है उसके लिए मैं ज्यादा हाइप्ड हूं, उसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड हूं, बिकॉज वहां पर कोडी रोड्स वहां पर अपेयर होते हुए नजर आएंगे एज द न्यू WWE चैंपियन। तो उनका नेक्स्ट चैलेंजर कौन होने वाला है वो हमें पता चलेगा। देन मोर इंपॉर्टेंटली जॉन सीना अपेयर होने वाले हैं शो पर, तो वो भी फिर ब्रॉक लेसनर के अटैक के बारे में बात करेंगे, तो वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। और क्या ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस होगी, एडवर्टाइज तो नहीं हुई है बट मुझे लगता है कि शायद होगी उनकी अपीयरेंस, तो देखते हैं कि वहां पर क्या होने वाला है। तो हाइप्ड अप तो मैं हूं बहुत ज्यादा स्मैकडाउन के लिए। बाकी रॉ का शो एवरेज था, एवरेज से थोड़ा सा नीचे मैं कहूंगा। बाकी आप बताओ कमेंट सेक्शन में आपको ये शो कैसा लगा, और ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आएगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलता है अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।